नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतपाल आज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लर्नर्स एकेडमी बाय प्रीतपाल में। आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने भूगोल की कक्षा 7 की सीरीज़ का पार्ट नंबर 10 लेकर। आज हम इस कक्षा में NCERT भूगोल की कक्षा 7 की पुस्तक का पाठ 10 जो कि है रेगिस्तान में जीवन, इसके विषय में चर्चा करेंगे। ये पाठ आज की जो कक्षा है वो कक्षा 7 की जो भूगोल की पुस्तक है आपकी, उसका सबसे लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पर जो ये NCERT की कक्षा 7 की भूगोल की जो सीरीज़ है ये यहाँ पर आज समाप्त हो जाएगी। और इसके क्वेश्चन आंसर सीरीज हम CTET के प्रोस्पेक्टिव में एक रखेंगे आपके लिए, तो वो भी आप अवश्य देखें। और आज की कक्षा शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसका PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, आप वहां से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी अन्य वीडियोज़ की प्लेलिस्ट के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए जा चुके हैं, उनको भी आप अवश्य देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल का नाम है लर्नर्स एकेडमी बाय प्रीतपाल। बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। बेल आइकन पर प्रेस करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, उनमें से आपको ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आइए हम आज की शुरुआत करते हैं। आज का पार्ट है रेगिस्तान में जीवन। तो रेगिस्तान है क्या, सबसे पहले यही जिक्र करते हैं। कुछ स्थान आग की तरह गर्म है तो कुछ बर्फ़ की तरह ठंडे। हम पृथ्वी पर देखते हैं कुछ स्थान ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और कुछ स्थान बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। तो ऐसे ऐसे क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं, रेगिस्तान कहते हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति तथा चरम तापमान होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक तो वर्षा कम होगी, दूसरी कंडीशंस क्या होगी, विरल वनस्पति। यहाँ पर वनस्पति जो है वो बहुत कम पाई जाएगी। और चरम तापमान, या तो तापमान बहुत ज़्यादा कम होगा या फिर बहुत ही ज़्यादा ठंडा होगा। ठीक है, या तो बहुत ज़्यादा तापमान होता है फिर बहुत कम तापमान होता है। तो 3 कंडीशंस होती है रेगिस्तान के लिए: कम वर्षा होना, विरल वनस्पति अर्थात पेड़ पौधे कम पाए जाना, और चरम तापमान अर्थात बहुत कम तापमान और बहुत ज़्यादा तापमान। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म व ठंडे हो सकते हैं। तो रेगिस्तान 2 प्रकार के होते हैं। अगर अगर वहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा होगा तो गर्म रेगिस्तान होंगे, और अगर बहुत ज़्यादा कम होगा तो ठंडे रेगिस्तान होंगे। ठीक है, इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, अर्थात रेगिस्तानों में जहाँ पर कहीं पर भी, किसी भी स्थान पर, रेगिस्तानों में जहाँ जल उपलब्ध होगा तो वहाँ क्या करते हैं लोग, वहाँ पर कृषि करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं गर्म रेगिस्तान के बारे में। इसके पश्चात हम बात करेंगे ठंडे रेगिस्तान के बारे में। गर्म रेगिस्तान हम बात करते हैं तो अफ्रीका का सहारा मरुस्थल है जो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है, उसके विषय में बात करेंगे हम। तो सबसे पहले है हमारा गर्म रेगिस्तान सहारा। तो यह कहाँ पर है, इसके पढ़ लेते हैं। यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो कौन से महाद्वीप में स्थित है ये, जो सहारा मरुस्थल है, ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो अफ्रीका के अंदर है। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ये हमने बता दिया आपको। यह लगभग 8.54 अर्थात 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, कितना, 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये इतना बड़ा है, आप समझ सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यहाँ रेगिस्तान, सारा रेगिस्तान जो है वो 11 देशों से घिरा हुआ है। कितने देशों के अंदर है, 11 देशों के अंदर है ये देश कौन कौन से हैं, तो अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरतानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। आप इन 11 के 11 का नाम को याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि कोई भी 4 नाम दे देगा, या तो आपको बोल देगा उन 4 में से कोई 3 सहारा रेगिस्तान के जो देश हैं उनका दे देगा, एक अलग दे देगा, उसमें से बोल देगा कौन सा सहारा रेगिस्तान का देश नहीं है। या फिर कोई 4 नाम दे देगा, उसमें से कोई एक सहारा का होगा, बाकी 3 अन्य होंगे। तो उनमें से आपको फिर वहाँ से छांटना होगा। तो आप ये याद रखिएगा कि आपको ये 11 के 11 नाम याद अच्छे से होने चाहिए कि सारा रेगिस्तान किन किन देशों से घिरा हुआ है। तो ये 11 देश हैं: अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरतानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, पश्चिमी सहारा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ है। तो ये मरुस्थल किसकी विशाल परतों से ढका हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर बालू, जो बालू रेत है, जो मिट्टी का प्रकार होता है बालू, ठीक है, उसमें छोटे छोटे कण मिट्टी के पाए जाते हैं। तो ये मरुस्थल किससे ढका हुआ है, तो ये बालू की विशाल परतों से ढका हुआ है। वरन यहाँ बजरी के मैदान भी, अर्थात जो आप छोटे छोटे पत्थर देखते हैं बहुत बारीक बारीक, इनको हम बजरी कहते हैं। तो यहाँ पर जो अफ्रीका का सहारा का मरुस्थल है वहाँ पर बजरी के मैदान भी पाए जाते हैं। और नग्न चट्टानी सतह, अर्थात ऐसी सतह जो बिल्कुल नग्न है, वहाँ ना तो मिट्टी पाई जाएगी ना बजरी पाई जाएगी। ठीक है, चट्टानों की सतह, ऐसी सतह भी यहाँ पर पाई जाती है। अर्थात उत्थित पठार, जो पठार होते हैं उनकी सतह चिकनी होती है
या नग्न होती है वहाँ पर ना तो उस सतह पर मिट्टी पाई जाएगी ना बजरी पाई जाएगी, तो कुछ वहाँ पर पठार भी है। तो यहाँ पर तीन चीज़ दी गई हैं इसमें। क्या क्या दी गई हैं कि जो सारा का मरुस्थल है, बालू का रेत भी मिलेगा वहाँ पर, बजरी भी मिल सकती है, या फिर कुछ पठार भी मिल सकते हैं जो नग्न चट्टान होंगी जिनकी, ठीक है। ये चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। तो जो सारा के अंदर मरुस्थल पाया जाता है वो कितने मीटर ऊंचा हो सकता है, तो वो 2500 मीटर के लगभग तक ऊंचाई उसकी हो सकती है, ठीक है। जलवायु कैसी है यहाँ पर, तो सारा का मरुस्थल जो है हमने बताया गर्म जलवायु, गर्म रेगिस्तान है, तो यहाँ पर जलवायु जो है वो गर्म ही पाई जाएगी, ठीक है ना। उष्ण जलवायु पाई जाएगी क्योंकि ये आपका जो कर्क रेखा है उसके आसपास का क्षेत्र है। जब हम मैप में दिखाएंगे तो आपको अच्छे से बताएंगे। आप देख सकते हैं मैप में, हम अभी दिखा देते हैं आपको कि ये आप देख सकते हैं सारा मरुस्थल है, ये अफ्रीका महाद्वीप के कहाँ पर है, ये उत्तरी क्षेत्र में है, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र में। और आप ये देख सकते हैं ये कर्क रेखा और इसके बिल्कुल मध्य से ऊपर जाती है। और कर्क रेखा वाला क्षेत्र कौन से कटिबंध के अंदर आता है, तो कर्क रेखा वाला क्षेत्र कर्क रेखा से और विषुवत तक का क्षेत्र कौन से में आता है, ये आपका उष्ण कटिबंध के अंदर आता है। और उष्ण कटिबंध में तापमान क्या होता है हमारा, सर्वाधिक होता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। और ये देख सकते हैं आप, जो हमने 11 देशों के नाम बताए थे ये भी दिए हुए हैं, चार, सूडान, नाइजर, माली, इरिटारिया, मोरतानिया, पश्चिमी सहारा, मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, ठीक है ना। तो ये आपके देशों के नाम भी यहाँ दिए गए हैं। आगे बात करते हैं कि जलवायु, तो यहाँ पर कैसी जलवायु होगी, सारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म और शुष्क है, अर्थात यहाँ पर जलवायु क्या है, तापमान ज़्यादा मिलेगा और जो वायु होगी उसमें नमी की मात्रा नहीं होगी, आर्द्रता कम होगी, इसलिए कौन सी जलवायु होगी, शुष्क होगी और गर्म होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए, अर्थात यहाँ पर वर्षा होती है तो बहुत ही कम समय के लिए वर्षा होती है। यहाँ आकाश बादल रहित और निर्मल होते हैं यहाँ पर, क्योंकि वर्षा नहीं होती तो बादल रहित होंगे, क्योंकि अगर बादल होंगे तो वर्षा होगी। तो जब वर्षा ही बहुत कम होगी तो यहाँ पर जो आसमान है वो बिल्कुल साफ रहता है, बादल रहित और निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है, अर्थात अगर नमी यहाँ पर इकट्ठा होती है तो वो तापमान ज़्यादा होने के कारण वो जल्दी से वाष्पन उसका हो जाता है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होता है, दिन बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। दिन के समय लगभग तापमान कितने डिग्री तक हो सकता है, तो 50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, ठीक है ना। तो दिन के समय तापमान कितने डिग्री तक पहुँच जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हैं, रेत और नग्न चट्टानें हैं। तो ये जो रेत और नग्न चट्टानें हैं वो 50 डिग्री सेल्सियस तापमान होने के कारण अत्यधिक क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती है, ठीक है। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। तो क्योंकि पत्थरों से जब ताप वो सूर्य की किरणें टकराती हैं, सूर्य का प्रकाश जब टकराता है पत्थरों से, तो वो क्या होता है, विकृत होता है, यानी कि उसका बिखराव हो जाता है। और बिखराव के कारण जो आसपास की जो स्थान है या जो आसपास की वस्तुएं होती हैं वो भी गर्म हो जाती हैं, ठीक है। दिन के समय तापमान ऐसा रहता है, और लेकिन रात के समय तापमान बहुत अधिक ज़्यादा ठंडा हो जाता है, रात अत्यधिक ठंडी होती है, तापमान गिरकर हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु किसे कहते हैं, जिस बिंदु पर या जिस तापमान का ऐसा बिंदु, तापमान का कोई ऐसा बिंदु जहाँ पर बर्फ़ जमनी स्टार्ट होती रहती है, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस। तो रात के तापमान कहाँ तक पहुँच जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस, और दिन का 50 डिग्री के आसपास तक, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन सी वनस्पति या कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं, सारे रेगिस्तान की वनस्पतियों में, क्योंकि सारा रेगिस्तान क्या है, एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। और हमने आपको बताया था जब वनस्पति पढ़ा रहे थे कि मरुस्थलों में कैसी वनस्पति पाई जाएंगी, तो कांटे वाली छोटे छोटे आकार के पेड़ या पौधे पाए जाते हैं जो कांटेदार होते हैं, जैसे कैक्टस, खजूर, ठीक है, और एकेशिया। तीन प्रकार के पेड़ों का जिक्र किया गया है यहाँ पर, कैक्टस, खजूर और एकेशिया। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुधान, मरुधान क्या होता है, तो मरुधान एक ऐसा क्षेत्र होता है जब हवा आती है तो रेत अपने साथ उड़ाकर ले जाती है, जिससे कि ये गर्त का, जैसे ये पूरा सरफेस प्लान है रेत से ढका हुआ है, तो यहाँ पर अगर हवा आती है तो हवा क्या करेगी, इसका कुछ क्षेत्र यहाँ से जो रेत है यहाँ का रेत उड़ाकर ले जाएगी, तो ये कैसा क्षेत्र हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, यानी कि एक ग्रत का निर्माण कर देगा। अब इस ग्रत में जब पानी भर जाता है तो यहाँ पर फिर इसके आसपास पेड़ पौधे उग जाते हैं, जिससे इसको ये क्या रूप ले लेता है, मरुधान का रूप ले लेता है, ठीक है। आगे जब हम अपने अन्य जो हम महत्वपूर्ण तथ्य चैप्टर के लास्ट में पढ़ते हैं उसमें इसका जिक्र अवश्य करेंगे। अभी हम देख लेते हैं। तो यहाँ कुछ स्थानों पर मरुधान हमने बता दिया, मरुधान क्या होता है, मरुधान और खजूर के पेड़ से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। मरुधान क्या होता है, एक ऐसा ग्रत जिसमें पानी जमा होता है, जिसके आसपास पेड़ पाए जाते हैं, और ये हरित द्वीप होते हैं वहाँ पर, क्योंकि पानी होता है तो वहाँ पर हरा भरा आपको पेड़ पौधे देखने को मिल जाएंगे।
कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, तो ऊँट, लगड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू और सांप। ठीक है, याद रखेंगे, क्योंकि रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा कौन सा जानवर पाया जाता है, ऊँट। इसको हम क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू और सांप, ये सब जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। बल्कि विभिन्न जातियों की छिपकलियाँ भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख जीव जंतु कौन कौन से हैं, ऊँट, लगड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू और सांप, और विभिन्न प्रकार की छिपकलियाँ। अब यहाँ पर लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं, कौन कौन से व्यवसाय करते हैं, इसके विषय में पढ़ते हैं हम। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं। यहाँ पर जलवायु इतनी कष्टदारी होती है कि तापमान रात दिन में 50 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा हो जाता है और रात को 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जिसमें रहना बहुत ही कष्टदायी है। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन और तुआरेग क्या है, बेदुइन और तुआरेग क्या है, एक जनजाति है जो यहाँ पर रहती है। ठीक है, जनजाति कह ले या लोगों के समुदाय का नाम कह ले, तो आप क्या कह सकते हैं कि सहारा रेगिस्तान में कौन कौन रहते हैं, तो बेदुइन और तुआरेग। चलवासी जनजाति वाले लोग बकरी, भेड़, ऊंट और घोड़े। ठीक है, ये क्या है, जो बेदुइन और तुआरेग है, ये एक चलवासी जनजाति है। चलवासी जनजाति उसे कहते हैं जो कुछ समय के लिए एक स्थान पर रहते हैं और वहीं पर अपने पशुओं को पालते हैं, वहीं से चारा उनको खिलाते हैं। लेकिन जब उस स्थान का चारा या उस स्थान के जो संसाधन है वो समाप्त हो जाते हैं, तो फिर वो वहाँ से अन्य स्थान पर चले जाते हैं, प्रवासित हो जाते हैं। इसलिए उनको वो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते, इसलिए उनको चलवासी जनजाति हम कहते हैं। तो कौन कौन सी चलवासी जनजाति का जिक्र है यहाँ पर सहारा स्थल में, तो बेदुइन और तुआरेग। और ये लोग किसे पालते हैं, तो ये लोग बकरी, भेड़, ऊँट और घोड़े, इन पशुओं को पालते हैं। और इनसे क्या क्या प्राप्त करते हैं, तो ये बात कर लेते हैं। तो ये इन पशुओं से दूध प्राप्त करेंगे, इनकी खाल से क्या करते हैं, वो पेटी, जूते और पानी की बोतल। ठीक है, पेटी बनाएंगे, जूते बनाएंगे और पानी की बोतलें बनाएंगे, इनके जो जो पशु हैं उनके चमड़े से। और इनके बालों से क्या करते हैं, वो चटाई बनाते हैं, कालीन, कपड़े और कंबल। ठीक है, याद रखेंगे, पशुओं से क्या प्राप्त किया, उन्होंने दूध प्राप्त किया, उनकी खाल से, उनके चमड़े से क्या प्राप्त किया, जूते बनाए, पानी की बोतल बनाई या फिर पेटी बनाई। और बालों से क्या क्या बनाया, तो बालों से चटाई, कालीन, कपड़े और कंबल बनाए। ठीक है, धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि वायु बहुत ज़्यादा गर्म चलती है और अगर ये हल्के वस्त्र पहनेंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, भारी वस्त्रों को पहनते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। सारा में मरुधान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। तो जो हमने कहा था कि मरुधान पाए जाते हैं, जो गर्तनुमा रेगिस्तान के अंदर गर्तनुमा घाटी होती है, गर्त बन जाता है जिसके अंदर पानी होता है, जिसके चारों तरफ पेड़ पौधे उग जाते हैं। क्योंकि रहने का एकमात्र स्रोत जल है, जल से ही कृषि कर सकते हैं, जल से ही जीवन यापन का एक महत्वपूर्ण संसाधन जल होता है। तो इस वजह से जो सारा में लोग रहेंगे, या तो वो मरुधान मरुधान के आसपास रहेंगे, या फिर मिस्र की जो नील घाटी है, नील नदी, क्योंकि मिस्र से नील नदी होकर बह रही है, और नील नदी के जो आसपास का क्षेत्र है या फिर वहाँ पर लोग रहते हैं। तो ये दो चीज़ें, मरुधान और नील घाटी, ये ही यहाँ पर निवास करने में मदद करती है। जल की उपलब्धता होने से लोग क्या करते हैं, खजूर के पेड़ उगाते हैं। हमने बताया था कि मरुदान के आसपास क्या पाए जाएंगे, खजूर के पेड़ पाए जाएंगे। तो जहाँ पर जल उपलब्ध होगा तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, खजूर के पेड़ उगाएंगे। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ, सेम इस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। अगर कृषि की जाती है, एक तो कृषि बहुत कम की जाती है, लेकिन जिन स्थानों पर पानी मिल जाता है तो वहाँ पर कृषि होती है। तो कौन कौन सी, चावल की, गेहूँ, जौ और सेम की। ठीक है, मिस्र में उगाई जाने वाली कपास, तो सबसे फेमस कपास कहाँ की है, मिस्र की है। ठीक है, याद रखेंगे, सबसे फेमस कपास मिस्र की। तेल की खोज अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र। हमने अभी पढ़ा कि अल्जीरिया, लीबिया ये क्या है, और मिस्र इसके घेरे हुए, या हम कह लें कि सारा मरुस्थल इन देशों के अंदर है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र के अंदर तेल की खोज हुई, और तेल की खोज के कारण क्या हुआ, फिर यहाँ पर इस रेगिस्तान में क्या हुआ, तेज़ी से परिवर्तन हुआ। ठीक है, याद रखेंगे कि यहाँ पर तेल की खोज होने के कारण कौन कौन से देश में, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में तेल की खोज होने की वजह से बहुत तेज़ी से यहाँ पर परिवर्तन हुआ। अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीशियम और यूरेनियम सम्मिलित है, क्योंकि यहाँ पर पठारी भाग भी पाया जाता है। हमने आपको बताया था अभी पहले ही कि यहाँ पर 2500 मीटर ऊंचे नग्न चट्टानों वाले पठार भी पाए जाते हैं, और पठारों में क्या मिलता है, हमें खनिज मिलता है। तो यहाँ पर कौन कौन से खनिज महत्वपूर्ण है, तो फास्फोरस, लोहा, मैग्नीज और यूरेनियम। ठीक है, अब हम बात करते हैं ठंडे मरुस्थल की। ये था आपका गर्म मरुस्थल सहारा,
हमने इसके विषय में सारा जिक्र कर लिया, जो जो भी इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब हम बात करेंगे आपका ठंडा मरुस्थल कहाँ पर है, लेह लद्दाख, जो कि भारत के अंदर है। ठीक है, तो इसके विषय में जिक्र कर लेते हैं। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में वृहत हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। तो जब तक अभी जम्मू कश्मीर का विभाजन नहीं हुआ था 370 धारा आने से पूर्व, ये पूरा जो लेह लद्दाख है वो जम्मू कश्मीर के अंदर आता था। लेकिन अब लेह लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है और जम्मू और कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश। तो जो पूर्व में हमारा भारत था उसमें जम्मू कश्मीर के पूर्व में वृहत हिमालय में स्थित जो है, कहाँ पर है ये, जो हिमालय की हमने आपको बताया था छठी क्लास में जब हम हिमालय पढ़ा रहे थे आपको, तो हिमालय के जो सबसे उत्तरी, ये सबसे जो उत्तरी भाग है उसको हम वृहत हिमालय कहते हैं। और लद्दाख क्या है, इसका ही एक हिस्सा है, वृहत हिमालय का ही। ठीक है, अब वर्तमान भारत के अंदर क्या है, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत, ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये मिस्टेक है, यहाँ पर ये आप पर्वत करेंगे। तो इसके उत्तर में कौन सा पर्वत है, काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ, और दक्षिण में जास्कर। हमने आपको बताया था कि जो हिमालय है वो 3 श्रेणियों में बटा हुआ है। सबसे ऊपर क्या है, वृहद हिमालय, और वृहद हिमालय के अंदर लद्दाख है। तो लद्दाख जो क्षेत्र है उसके उत्तर में, हम आपको मैप दिखा देते हैं आपको, तो आप ये मैप में बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि ये लद्दाख है आपका। और लद्दाख श्रेणी के ऊपर कौन सा बताया गया आपको, लद्दाख श्रेणी के ऊपर काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो यहाँ पर जो है आपकी ये लद्दाख के ऊपर ये काराकोरम पर्वत श्रेणी होगी, और ये नीचे आप देख सकते हैं ये जास्कर, ये लिखा हुआ है, ये जास्कर पर्वत श्रेणी इसके दक्षिण में है। ठीक है, तो उत्तर में, लद्दाख के उत्तर में कौन सी श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी, और दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी। ठीक है, यहाँ से कौन सी नदी बह रही है ये भी देख सकते हैं आप, तो यहाँ से सिंधु नदी होकर के बहती है। आगे जिक्र करते हैं हम, समरी में भी ये बातें बताई गई हैं। तो इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी, दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती है जिनमें सिंधु सबसे प्रमुख नदी है। ठीक है, लद्दाख से होकर वैसे तो अनेक नदियाँ बहती है, श्योक नदी, सिंधु नदी, इंडस नदी, लेकिन सबसे प्रमुख नदी कौन सी है आपकी, सिंधु नदी सबसे प्रमुख है। ये नदियाँ गहरी घाटियों एवं माखड़ का निर्माण करती है, क्योंकि जब ये ऊंचाई से नीचे आती हैं, क्योंकि पर्वतों से जब बहती हुई नदियाँ नीचे आएगी तो अपने साथ क्या करेगी, अवसादों को भी एकत्रित करती हुई आती है, जिससे पर्वतों पर या पहाड़ों पर या ऊंचे स्थानों पर क्या हो जाता है, घाटियों का निर्माण हो जाता है या फिर महाखड्ड का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना, महाखड्ड यानी कि बहुत बड़े गड्ढे, जिनका हम अंग्रेजी में गार्ज कहते हैं। क्लियर बात है, आगे बात करते हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं, जैसे ग्रेगी हिमानी। तो लद्दाख के अंदर बहुत सारी हिमानियाँ, हिमानी किसे कहते हैं, बर्फ़ की नदियाँ। ठीक है, बर्फ़ की नदियों को हम क्या कहते हैं, हिमानी कहते हैं, जो बर्फ़ की चोटियों से नीचे की तरफ आती हैं। तो बर्फ़ की नदियाँ भी पाई जाती हैं यहाँ पर बहुत सारी, लेकिन सबसे प्रमुख क्या है, ग्रेगी हिमानी। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग, लद्दाख में ये जो हमारा कारगिल नामक स्थान है जहाँ पर भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तो जो कारगिल नामक स्थान है लद्दाख की, वहाँ पर ऊंचाई कितनी है, 3000 मीटर के आसपास है, और काराकोरम में 8000 मीटर के लगभग है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि लद्दाख की ऊंचाई कारगिल क्षेत्र में कितनी है, तो लद्दाख की ऊंचाई कारगिल क्षेत्र में लगभग 3000 है, और काराकोरम क्षेत्र में लगभग 8000 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई अधिक है और हिमालय क्षेत्र है, तो यहाँ पर मौसम कैसा मिलेगा, क्योंकि वैसे भी ठंडा रेगिस्तान है, तो यहाँ पर मौसम शीत मौसम मिलेगा, या सर्दी वाला मौसम होगा, या जलवायु भी शीत जलवायु हो गया। ठीक है, तो अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु क्या होती है, अत्यधिक शीतल और शुष्क। शीतल अर्थात बहुत ठंडी होगी, और शुष्क क्योंकि रेगिस्तान है तो यहाँ पर आर्द्रता बिल्कुल भी हवा में नहीं होगी। ठीक है, बिना नमी वाली यहाँ पर वायु होगी। क्लियर है, तो यहाँ पर जलवायु कैसी होती है, ठंडी और शुष्क होगी। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, क्योंकि यहाँ पर वायु की परत, जितना हम ऊंचा जाते रहते हैं तो वायु क्या होती रहती है, उतनी ही क्या होती रहती है, जो वायु कण है वो दूर दूर होते रहते हैं। जितना हम पृथ्वी की सतह के नज़दीक रहेंगे उतनी वायु में सघनता होगी, और जितना हम पृथ्वी से दूर चले जाएंगे तो उतनी वायु की जो परत है वो जो है विरल होती चली जाएगी। ठीक है, तो पृथ्वी की जो ऊंचाई पे होने के कारण लद्दाख में, लद्दाख क्योंकि ऊंचाई पर स्थित है तो यहाँ पर वायु की परत क्या मिलती है, पतली परत मिलती है, जिससे सूर्य की गर्मी अत्यधिक तीव्र महसूस होती है, क्योंकि वायु की पतली परत होने के कारण जो सूर्य की किरणें हैं वो डायरेक्ट ही जो इसकी सतह है, लद्दाख की सतह पर आकर के टकराती हैं, तो इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो गर्मी है वो भी, सूर्य की गर्मी वो बहुत ज़्यादा तीव्र महसूस या तेज़ महसूस होती है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे।
ग्रीष्म ऋतु में दिन का जो तापमान होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, ठीक है। जो गर्मी के दिन होते हैं यहाँ पर, जून जुलाई के जो महीना है भारत के अंदर, तो उस समय में क्या हो जाता है, तापमान यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है या कुछ अधिक भी हो जाता है। लेकिन रात में तापमान कितना होता है, -30 डिग्री, ठीक है, याद रखेंगे। गर्मी के दिनों में भी यहाँ पर दिन का तापमान तो 0 डिग्री सेल्सियस या उसके आसपास रहता है, लेकिन जो रात का तापमान है वो -30 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है या उससे भी नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। यहाँ पर शीत ऋतु में तापमान बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और लगभग -40 डिग्री के आसपास तक, ठीक है। और आगे बात कर लेते हैं, तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस। तो अगर औसत तापमान देखा जाए लद्दाख क्षेत्र का, तो जो लद्दाख क्षेत्र है उसका औसत तापमान, या लद्दाख का जो रेगिस्तान है ठंडा, उसका औसत तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक या उससे भी नीचे चला जाता है। यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः वर्षा बहुत ही कम होती है, क्योंकि हिमालय से जब बादल टकराते हैं, ये हिमालय मान लेते हैं, और जब यहाँ से बादल टकराएंगे तो तुरंत यहाँ नहीं बरसते हैं, वो थोड़ा दूर जाके बरसते हैं। तो इसलिए हिमालय की वृष्टि छाया में होने के कारण यहाँ पर वर्षा क्या होगी, बहुत कम होती है। और पूरे वर्ष भर में कितनी, लगभग 10 सेंटीमीटर तक, पूरे वर्ष भर में, या वार्षिक वर्षा जो होती है यहाँ पर लगभग 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है, क्योंकि यहाँ पर तापमान कम होता है और हमेशा पर्वतों पर बर्फ़ जमी रहती है, तो इसलिए यहाँ पर हवाएं जो हैं बर्फीली चलती हैं। और सूर्य जो वायु की परत है वो पतली होती है, तो इसलिए सूर्य की जो गर्मी होती है या सूर्य का जो तापमान होता है वो भी बहुत तेज़ जलाने वाला होता है। और अगर आप शरीर का एक हिस्सा छाया में लेकर बैठ जाएं और शरीर का एक हिस्सा आप धूम में कर दें, अर्थात आपका आप ऐसे स्थान पर बैठें कि आपका जो सर है और जो आपके सर और कमर है वो छाया में हो, और जो आपके पैर है अगर वो धूप में होंगे, तो आप एक विशेष प्रकार की बीमारी, जिसको हम उष्माघात एवं तुषारघात उपघात कहते हैं, उष्माघात और तुषारघात उपघात, ठीक है, याद रखेंगे, उष्माघात एवं तुषार उपघात, ये बीमारी आपको हो सकती है, क्योंकि एक जो शरीर का आधा भाग है वो छाया में है और आधा भाग धूप में है। और यहाँ पर जहाँ पर छाया है वहाँ पर बहुत तेज़ बर्फीली हवाएं चलेंगी, और जहाँ पर धूप है वहाँ बहुत तेज़ धूप लगेगी, ठीक है ना। यदि आप सूर्य की धूप में बैठे हैं कि आपके पैर छाया में हो, तो आप एक साथ एक समय में ही उष्माघात और तुषारघात उपघात से ग्रसित हो जाएंगे। तो ये मैंने अभी बात आपको बताई कि अगर शरीर का एक हिस्सा छाया में है और एक हिस्सा धूप में है, ठीक है ना, एक हिस्सा छाया में और एक हिस्सा धूप में है, तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, उष्माघात और तुषारोपघात हो सकता है। आगे बात करते हैं वनस्पति जात और प्राणी जात की, अर्थात यहाँ पर कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है और किस प्रकार के यहाँ पर प्राणी पाए जाते हैं। तो इस चीज़ का जिक्र कर लेते हैं। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है, क्योंकि यहाँ पर आर्द्रता कम है, और आर्द्रता कम होने के कारण यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं उनकी मात्रा भी बहुत कम है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती है। पेड़ पौधे की संख्या बहुत कम है, पेड़ पौधे की मात्रा या वनस्पति की मात्रा बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी कुछ स्थानों पर यहाँ पर घास आपको मिल जाएगी, जो कि पशुओं को चरने के काम आ जाती है। घाटी में सरपत विलो एवं पपलर के, ठीक है, कौन कौन से पेड़ मिलते हैं यहाँ पर, सरपत विलो और पपलर के जो है पेड़ पाए जाते हैं। और जो सरपत विलर है, ये वाला जो पेड़ है, ये जो हम बैट बॉल खेलते हैं, आपका क्रिकेट जो मैच होता है तो उसका जो बैट होता है उसे बनाने के लिए सरपत विलो जो पेड़ है वो काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, सरपत विलो और पपलर। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी और अखरोट, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर खेती की जाती है, और कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, सेब की, खुबानी की और अखरोट की, ठीक है। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, जैसे कि रोबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बनी तिब्बती स्नोकॉक, क्योंकि तिब्बत यहाँ पर लद्दाख के बिल्कुल पास का क्षेत्र है, तो यहाँ पर कौन सा पक्षी पाया जाता है, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन एवं हुप, ठीक है। कौन कौन से, रोबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन और हुप, ये यहाँ पर पक्षी हैं। और इनसे अलग कुछ प्रवासी पक्षी, प्रवासी पक्षी हमने आपको बताया भी था एक कक्षा में, कि प्रवासी पक्षी ऐसे पक्षी होते हैं जो कुछ समय के लिए दूसरे देशों से हमारे देश में आकर रहते हैं, और फिर मौसम परिवर्तित होने के बाद फिर वो वापस चले जाते हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पर कौन कौन से पक्षी, रोबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन और हुप, ये पक्षी पाए जाते हैं। इनसे अलग कुछ प्रवासी पक्षी भी यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं लद्दाख में कौन कौन से पशु पाए जाते हैं, तो यहाँ पर जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक और विशेष प्रकार के कुत्ते, ठीक है। कौन कौन सी, जंगली बकरी, जंगली भेड़,
जंगली भेड़, याक और विशेष प्रकार पाए जाते हैं। और इन पशुओं का जो यूज है वो किस लिए किया जाता है, तो दूध, मांस और खाल के लिए। ठीक है। क्यों पशुपालन किया जाता है, तो किस लिए, दूध के लिए, मांस के लिए और खाल के लिए। याक के दूध का उपयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए किया जाता है। तो जो याक है, जो याक नामक एक पशु है, जो जानवर है, उसके जो दूध है उसका उपयोग किस लिए करते हैं, पनीर के लिए और मक्खन के लिए। ठीक है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्रों, क्योंकि ये ठंडा स्थान है तो यहाँ पर क्या करते हैं लोग, ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते हैं। और ऊनी वस्त्र किससे बनाते हैं, भेड़ और बकरी के बालों से। ठीक है। अब यहाँ पर किस प्रकार के लोग रहते हैं उनके विषय में पढ़ लेते हैं। यहाँ के लोग, अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध हैं। तो जो लद्दाख के अंदर जो लोग रहते हैं, जो निवासी हैं वहाँ पर, या तो वो मोमडन है, मुस्लिम है, या फिर वो बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। जो बौद्ध मठ होते हैं, जो बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बौद्ध मठ कहते हैं। और बौद्ध मठ जो है वो अपने गोपा, गोपा एक स्थान होता है या एक परंपरागत होता है इनका, जिसको हम गोपा कहते हैं, तो गोपा के साथ स्थित है। जो बौद्ध मठ होते हैं वो गोपा के साथ स्थित होता है। कुछ प्रसिद्ध मठ इस प्रकार हैं, कुछ प्रसिद्ध मठों के नाम दिए गए हैं, जैसे हैमिस, थिक्से, शे और लामायुरु। याद रखेंगे आप। बौद्ध मठ पाए जाते हैं जो गोपा के साथ होते हैं। और कुछ प्रसिद्ध बौद्ध मठ कौन कौन से हैं, हैमिस है, थिक्से है, से है और लामायुरु है। आगे बात करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम, सलजम। तो जो गर्मी का मौसम होता है वहाँ पर क्या करते हैं लोग, यहाँ पर खेती करते हैं किस किस की, जौ की, आलू की, मटर की, सेम की और सलजम की। ठीक है। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। क्योंकि जो सर्दी वाली ऋतु होती है, ठंड की जो मौसम है, वो इतना ज़्यादा कष्टदायक होता है, क्योंकि जो तापमान है यहाँ पर वो -50 डिग्री, -40 डिग्री के आसपास तक हो जाता है दिन के समय में भी। तो ऐसी कष्टदायक जलवायु में रहना बहुत ही कष्टकारी होता है। इसलिए जो लोग हैं अपने आप को व्यस्त रखते हैं किस चीज़ में, धार्मिक अनुष्ठानों, अर्थात जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उनमें, और जो उनके त्यौहार या उत्सव होते हैं उनके अंदर। ठीक है। यहाँ की महिलाएं क्या होती हैं, अत्यधिक परिश्रमी होती है। जो लद्दाख के अंदर महिलाएं रहती हैं वो अधिक ज़्यादा परिश्रमी अर्थात मेहनती होती हैं। वे केवल और घर को खेतों का कार्य ही नहीं बल्कि छोटे व्यवसाय और दुकान भी संभालती हैं। अर्थात जो लद्दाख की जो महिलाएं होती हैं वो मेहनती होती हैं, वो घर के कार्य भी करती हैं, खेत के कार्य भी करती हैं, और इसके साथ साथ कुछ ना कुछ छोटे व्यवसाय और दुकानें भी संभालती हैं। ठीक है। लद्दाख की जो राजधानी है वो क्या है, तो लद्दाख की राजधानी लेह है। सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भलीभांति जुड़ी है। तो लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह है, जो सड़क के द्वारा और वायु मार्ग के द्वारा अन्य जो राज्य हैं भारत के उनसे ये जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A, राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, 1A, नाम याद रखेंगे। ये लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। ठीक है। ये क्या करता है, हम आपको दिखा देते हैं डायग्राम में भी। एक राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग ए है, ये लेह है आपका, और ये लेह को जोजिला दर्रे से होते हुए कहाँ पर जुड़ेगा, ये आपको कहाँ तक जोड़ता है, तो यह आपका कश्मीर घाटी से जोड़ता है। ठीक है ना, श्रीनगर के आसपास ये आपका कश्मीर घाटी यहाँ पर। तो ये लेह से जो राजमार्ग ए निकला, राष्ट्रीय राजमार्ग ए, तो ये आपको जोजिला से होते हुए कश्मीर घाटी तक ये जोड़ता है। ठीक है। गोपा दर्शन, घास के मैदानों व हिमनदों की सैर एवं उत्सवों और अनुष्ठानों। क्योंकि हमने आपको बताया था कि बौद्ध मठों के आसपास क्या पाए जाते हैं, गोपा नामक स्थान पाए जाते हैं। और गोपा नामक स्थान के दर्शन के लिए, या फिर घास के मैदानों को देखने के लिए, या फिर जो हिम की नदियाँ होती हैं, हिमानियाँ होती हैं, उनको देखने के लिए, उनकी सैर करने के लिए, और जो यहाँ पर त्यौहार होते हैं उनके लिए, और जो अनुष्ठान होते हैं यानी कि जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उन सबको देखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर पर्यटक आते हैं। इन सब के आकर्षण के कारण इन सब को देखने के लिए यहाँ पर टूरिस्ट लोग भी आते हैं। किस किस चीज़ को देखने के लिए, एक बार और देख लेते हैं। तो टूरिस्ट क्यों आते हैं यहाँ पर इस क्षेत्र में, गोपा दर्शन के लिए, घास के मैदानों को देखने के लिए, हिमनदों की सैर के लिए, यहाँ की उत्सवों के लिए और अनुष्ठानों के लिए। ठीक है। इस वजह से यहाँ पर जो पर्यटक हैं वो आते हैं। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है। तो जैसे जैसे आधुनिकीकरण आ रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में विकास हो रहा है, तो यहाँ पर जो जनजीवन है या यहाँ पर जो जीवन है वो भी परिवर्तित हो रहा है। लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय और संतुलन करना सीखा है। जो लद्दाख में लोग रहते हैं वो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वो जिस प्रकार से प्रकृति
अनुसरण करने को बोलती है, इसी प्रकार से हम अनुसरण करते चले जाते हैं, वो प्रतिकृति का कोई भी नुकसान नहीं करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने क्या कर लिया है, एक समन्वय और संतुलन स्थापित कर लिया है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये, क्योंकि यहाँ पर ठंडा स्थान है और सर्दी के मौसम में आवाजाही कम होती है, तो इसलिए यहाँ पर संसाधनों की भी कमी होती है, जैसे जल की और ईंधन की। तो इनकी इनकी कमी होने के कारण यहाँ पर क्या करते हैं लोग, आवश्यकता के अनुसार जितनी आवश्यकता होती है उतनी, और मितव्ययता से, यानी कि ज़्यादा बेकार का यूज़ नहीं करते हैं संसाधनों का, वो उतना ही यूज़ करते हैं जितनी आवश्यकता होती है, ठीक है, कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं। क्लियर है? तो वो आवश्यकता के अनुसार यूज़ करते हैं संसाधनों का, जितना हो सकता है, जितनी आवश्यकता होती है उतना ही यूज़ करेंगे, बाकी कुछ भी व्यर्थ नहीं करेंगे, ठीक है। अब कुछ एक जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस पार्ट के, उनको हम डिस्कस करेंगे। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्लीज़ इनको ज़रूर देखा करें। बात करते हैं सबसे पहले रेगिस्तान। यह एक शुष्क प्रदेश है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर शुष्क प्रदेश होता है, अर्थात आर्द्रता बिल्कुल भी वायु के अंदर नहीं होती है, जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च और निम्न तापमान होती है। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, शुष्क प्रदेश होगा जिसमें आर्द्रता नहीं होगी, और टेम्परेचर क्या हो गया, तो बहुत ज़्यादा उच्च होगा या बहुत ज़्यादा कम होगा। और विरल वनस्पति, यानी कि वनस्पति यहाँ पर नहीं पाई जाती है, और पाई जाएगी तो बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में, ठीक है। आज का जो, अब सारा रेगिस्तान के विषय में बात की गई है, तो आज का जो सारा रेगिस्तान है, एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। जो आप अब रेगिस्तान की हमने जिक्र किया सारा का, जो अफ्रीका के अंदर है, वो शुष्क रेगिस्तान है, गर्म रेगिस्तान है, लेकिन ये एक समय में क्या था, हरा भरा था, अर्थात यहाँ पर वनस्पति भरपूर मात्रा में थी। सारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है। तो ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, सारा मरुस्थल के अंदर कुछ गुफाएं हैं जिनमें कुछ चित्र बने हुए हैं, उन चित्रों से हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर किसी समय में जो ये मरुस्थल है ये भी हरा भरा था। यहाँ की नदियाँ तथा मगर पाए जाते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या थी, नदियाँ भी पाई जाती थी सारा मरुस्थल में, और मगरमच्छ भी पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियाँ सामान्य जानवर थे। जिस समय में ये जो मरुस्थल है ये हरा भरा था, तो उस टाइम पे क्या क्या जानवर पाए जाते हैं, हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़ और अनेक प्रकार के पशु या बकरियाँ पाई जाती थी। परंतु जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हुआ, तो ये क्या हो गया, बहुत ज़्यादा गर्म और शुष्क प्रदेश बन गया, ठीक है। सहारा के अल्जीरिया क्षेत्र में, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में, अल अर्जीजिया क्षेत्र में, ठीक है, अल अर्जीजिया क्षेत्र में, जो त्रिपोली और लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री। एक क्षेत्र है, क्षेत्र का नाम क्या है, अल अर्जीजिया, ठीक है, याद रखेंगे, अल अर्जीजिया। क्लियर है, याद रहेगा आपको, अल अजीजिया। ये आपका नाम थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर, इसका नाम है अल अजीजिया, ये रे नहीं है यहाँ पर, इसका नाम हो जाएगा आपका अलीजीजिया नामक क्षेत्र है, जो कहाँ पर है, त्रिपोली में है, लीबिया के दक्षिण भाग में, ठीक है। कहाँ पर है ये, त्रिपोली में, लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है। और यहाँ पर 1922 में टेम्परेचर कितना पाया गया था, 57.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब मरुधान क्या होते हैं, अब ये भी देख लेंगे। जब रेत पवन को उड़ा ले जाती है तो वहाँ ग्रत बन जाता है। मैंने बताया था कि ये सरफेस प्लान है, लेकिन जब यहाँ हवा आएगी तो यहाँ का जो रेत है वो उड़ जाएगा, तो इस तरह से क्या बन जाएगी, ग्रत बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ग्रत में, जो ग्रत का निर्माण होगा, और इस ग्रत में क्या होगा, भूमिगत जल सतह पर आएगा, तो जो भूमिगत जल है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर इस सतह पर आ जाएगा, वहाँ मरुदान बनते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या बनेंगे, मरुदान बनेंगे। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी होगा तो ये क्या हो जाएंगे, उपजाऊ हो जाएंगे। और इनके पास आसपास ही लोग क्या करते हैं, निवास स्थान करते हैं, क्योंकि पानी एक महत्वपूर्ण संसाधन है, और महत्वपूर्ण संसाधन होने के कारण यहाँ पर पेड़ पौधे भी उग सकते हैं और फसलें भी उगाई जा सकती हैं, इसलिए लोग भी इसके आसपास रहते हैं। कभी कभी यह मरुदान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कई बार रेत ज़्यादा उड़ जाती है, गर्त बहुत बड़ा बन जाता है, जिस वजह से जो मरुदान का आकार है वो भी बहुत बड़ा हो सकता है। मोरक्को में टेफिलालेट एक मरुदान का नाम है, जो कहाँ पर है, मोरक्का में स्थित है, जिसका नाम है टेफिलालेट। ये मरुदान है, और ये विशाल मरुदान का एक उदाहरण है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 13,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास। याद रखेंगे, टेफिलालेट एक मरुदान है जो विशाल मरुदान का उदाहरण है। कहाँ पर है ये, सहारा के रेगिस्तान में है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 13,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। जो लद्दाख शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, और ये दो शब्द कौन कौन से हैं, ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा, और दाख का अर्थ होता है देश, ठीक है ना।
तो ला का अर्थ हो गया पर्वतीय दर्रा और दाख का अर्थ हो गया देश, अर्थात पर्वतीय दर्रों से जो देश बना उसको हमने क्या कहा, लद्दाख कहा। ठीक है। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास नामक स्थान है जो लद्दाख में स्थित है। पृथ्वी के जो सबसे ठंडा स्थान है उनमें से एक द्रास नामक स्थान भी आता है उनमें, जो कहाँ पर है आपका, लद्दाख के अंदर है, याद रखेंगे। लद्दाख को खापाचान, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, खापाचान भी कहते हैं, अर्थात हिमभूमि। खापाचान का अर्थ होता है हिमभूमि। ठीक है ना। लद्दाख को क्या क्या अन्य नाम क्या है, खापाचान भी बोला जाता है और इसका अर्थ होता है हिमभूमि। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। क्या नाम है, चीरू, चीरू नाम है इसका, लेकिन इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, तिब्बती एंटीलोप भी बोल सकते हैं। ये क्या है, एक विलुप्त प्राय जीव है, अर्थात ये विलुप्त हो चुका है। इसका शिकार सातूत नामक इसके ऊन के लिए होता था। इसमें इससे एक विशेष प्रकार की ऊन प्राप्त की जाती है इस जानवर से। किस जानवर से, चीरू जानवर, या फिर उसका अन्य नाम क्या है, तिब्बती एंटीलोप। इससे एक विशेष प्रकार की ऊन प्राप्त की जाती थी जिसका नाम था सातूत। इस वजह से इसका जो है शिकार किया जाता था और इसलिए ये लुप्त हो गया। और ये जो ऊन होती थी ये क्या होती थी, वजन में हल्की और अत्यधिक गर्म, क्योंकि इस ऊन का वजन बहुत हल्का होता था और ये अत्यधिक गर्म होती थी। ठीक है, इसलिए इसका शिकार किया जाता है, इसलिए ये लुप्त हो गया। हमने जिक्र किया था आपका विलो या सरपत नाम का जो पेड़ होता है, तो क्रिकेट से सबसे अच्छा बल्ला सरपत या विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। ठीक है ना, याद रखेंगे। तो जो क्रिकेट का जो बल्ला होगा, जो क्रिकेट का जो बैट होगा, तो वो किससे बनाया जाता है, सरपत नाम का एक पेड़ होता है उसकी लकड़ी से बनाया जाता है। जो मनाली लेह राजमार्ग है, जो हमने जिसकी बात की थी, राष्ट्रीय राजमार्ग, जो हमने राष्ट्रीय राजमार्ग की जो बात की थी, तो वो मनाली लेह राजमार्ग है, वो 4 दर्रों से होकर गुजरता है। ठीक है ना, याद रखें कितने दर्रों से होकर गुजरता है ये, तो ये 4 दर्रों से होकर के आपका जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये मनाली लेह राजमार्ग जो है ये गुजरता है। कौन कौन से 4 दर्रे हैं, नाम याद रखेंगे, रोहतांगला, बारालाचला, लुन गालाचला और तंगलंगला। ठीक है, कौन कौन से दर्रे हैं ये, तो रोहतांगला, बारालाचला, लुंगालाचला और टंगलंगला, ये 4 दर्रे हैं आपके। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के, तो कितने किस किस के मध्य खुलता है, ये सिर्फ जुलाई से सितंबर के मध्य खुलता है। कितने महीने, जुलाई अगस्त सितंबर, सिर्फ 3 महीने के लिए ये राजमार्ग खुलता है। क्योंकि इस टाइम पर जो भारत में जलवायु होती है, वो भारत में जो मौसम होता है वो ग्रीष्म मौसम होता है, अर्थात गर्मी का मौसम होता है। और इस वजह से इस बीच ही खुलता है, जुलाई से सितंबर के बीच, क्योंकि इस टाइम में यहाँ की जो इसके जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर या इस राजमार्ग पर जो बर्फ़ होती है वो हटा दी जाती है। ठीक है ना, यहाँ पर जो बर्फ़ का मौसम है वो बर्फ़ कम पड़ती है जुलाई से सितंबर के महीने में, इसलिए इस मार्ग से जो बर्फ़ होती है वो हटा दी जाती है और ये सिर्फ जुलाई से सितंबर के महीने में खुलता है। और ये 4 दर्रों से होकर गुजरता है, रोहतांगला, बारालाचला, लुंगालाचला और टंगलंगला। कौन सा राजमार्ग है, मनाली लेह राजमार्ग। ठीक है, याद रखेंगे। और ये आपकी जो आज की वीडियो थी ये समाप्त हो चुकी है आज। और हमने जो 7वीं कक्षा की जो भूगोल की सीरीज़ थी, इसमें 10 पार्ट थे आपके, हमने ये पूरी किताब आज कंप्लीट कर ली है। और हमारी वीडियोस को देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती है तो कृपया अपने दोस्तों तक अवश्य पहुंचाया करें और उनको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहा करें। हमारी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। कोई भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर, इस पर भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, 9891257112, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर पर भी हमें व्हाट्सअप करके कोई भी अगर आपको क्लास से रिलेटेड डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लास को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे चैनल का नाम है लर्नर्स अकेडमी बाय प्रीतपाल। और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त 3 ऑप्शन आपके सामने आएंगे, उनमें से आपको ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे। धन्यवाद।